नमस्कार, संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की क्या कुछ खास रहा और क्या अहम बातें हुई। आइए शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन यानी 2 मार्च को सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बजट सत्र का पहला चरण उत्पादक रहा था। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सदन की उत्पादकता 96% रही। सभापति ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र का दूसरा चरण अधिक सार्थक होगा। सभापति ने कहा कि बजट सत्र के दोनों चरणों के बीच 3 हफ्ते के दौरान दोनों सदनों की विभाग संबंधी 24 समितियों ने सभी विभागों की अनुदान मांगों पर विचार किया। The first part of the budget session has largely been purposeful with 96% productivity besides quality discussions on the motion of thanks to the President and to the General Budget 2020 and 21. I hope that this part of the session would prove to be even more meaningful. We are meeting after a 3-week recess meant for 24 department-related standing committees to consider demands for grants of all ministries as proposed in the budget presented to Parliament during this first part of this session and concluded on the 11th of last month. I am sure various committees would have gone about this task with all the seriousness that was required and would present informed reports to the Parliament for further consideration by the government. सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि सदन के विभाग संबंधी 8 स्थायी संसदीय समितियों ने 2020-2021 के दौरान 18 विभागों की अनुदान मांगों पर 20 बैठकें की। इस दौरान 63 घंटे चर्चा हुई, जो राज्यसभा की 10 बैठकों के बराबर है। In respect of demands for grants 2020-21, the 8 committees of Rajya Sabha have held 20 meetings and discussed the demands of 18 ministries over a total duration of 63 hours. Taking into consideration that the Parliament meets for about 6 hours during each sitting, the total time spent by these 8 committees examining the demands of various ministries in effect amounts to over 10 sittings of Parliament. Proportionately, the work done by the 16 committees of Lok Sabha amounts to another 20 sittings of the Parliament. In all, the work put in by the total 24 DRSCs in examining the demands for grants of all the ministries equal to 30 days of functioning of the Parliament, which is quite significant. That alone takes the total of sittings of Parliament during a year to over 100 days. लोकसभा से 4 मार्च को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पारित हो गया। विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को नामंजूर करने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। विधेयक में देश में 9,32,000 करोड़ रुपए से संबंधित टैक्स विवाद के मामलों के समाधान के प्रावधान हैं। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में अनेक न्यायाधिकरणों में लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वे करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं। 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का फायदा उठाने वाले व्यक्तियों को विवादित कर की राशि के साथ विवादित कर की राशि का 10% और देना पड़ेगा। यह योजना 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी। लोकसभा से 6 मार्च को खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। इसमें कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों और आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इसके जरिए खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक का मकसद कोयले के अंतिम उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाना है। साथ ही ये कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी के लिए पात्रता का भी प्रावधान करता है। यह विधेयक 10 जनवरी 2020 को जारी खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा।
लोकसभा से 6 मार्च को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2019 भी पारित कर दिया गया। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित होने के लिए रखा और सदन ने ध्वनि मत से इसे मंजूरी दे दी। यह विधेयक 12 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक की और पड़ताल के लिए इसे 23 दिसंबर को स्थायी समिति को भेज दिया गया था, जिसने 4 मार्च 2020 को अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी। सरकार का मानना है कि इससे अंतिम विकल्प वाले वित्त पोषण के संरक्षण से वित्तीय संकट का सामना कर रहे सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विधेयक में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने में होने वाली गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए व्यापक वित्तीय कर्जदाताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉरपोरेट कर्जदार के कारोबार का आधार कमजोर ना पड़े और उसका कारोबार निरंतर जारी रहे। राज्यसभा में 2 मार्च को गतिरोध के बीच ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विपक्षी दलों की गतिरोध के बीच ही सदन में विधेयक को चर्चा के लिए रखा। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी है। जो ये संस्कृत के 3 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इससे हमको देश और दुनिया में उसके फलक को लेकर उसके ज्ञान विज्ञान, उसका योग, आयुर्वेद सहित तमाम उन विधाओं को जिसमें हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लीडरशिप लेगा श्रीमान। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सारी भारतीय भाषाएं हम उनको भी सशक्त करना चाहते हैं। और ये जो संस्कृत में हमको जो संपदा है हमारी, ये तमाम गुलामी के थपेड़ों ने और अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारी उस संपत्ति को, हमारे उस विजन को, हमारे उस विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की है, ये 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय फिर प्राचीन भारत जो विश्वगुरु था भारत, वही विश्वगुरु भारत बनाने की श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने कहा, विधेयक के जरिए इन विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से देश में संस्कृत शिक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान की भाषा है। ताकत कदमों में चलने के फिर क्या मौके या बेमौके, उम्मीद उठे, उम्मीद बढ़े, उम्मीदें जाए मंजिल तक। तो इस प्रकार से एक अच्छा कदम है जो मंजिल तक ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरित करता है। और इसलिए हम सब मिलकर के जिस दृष्टि से एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं, एक अच्छा भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उस भारत में संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं, इस संस्कृति की स्थापना के लिए संस्कृत का उन्नयन करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है और ये बहुत आवश्यक था। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। पिछले साल दिसंबर महीने में इस विधेयक को लोकसभा से पारित किया गया था। यह देश के 3 संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने से जुड़ा विधेयक है। इसके तहत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ और तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार करने और संस्कृत भाषा को और उन्नत बनाने की दिशा में काम करेंगे। लग रही है। संसद के दोनों सदनों के पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी गतिरोध पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने चिंता जताई। 6 मार्च को उन्होंने कहा कि सदन के सुचारू संचालन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में विचार विमर्श कर सार्थक समाधान निकालें। What happened in this house or what is happening in the other house also is a matter of concern. I can only appeal to all, including the government and the opposition, please discuss among yourselves and come to some sort of a meaningful solution to see that the House functions very effectively, because the country is watching what is happening in the Parliament, that too in a budget session. You have seen how many important legislations are coming. I only appeal to all of you, please take care of the same. और इस हफ्ते संसद के दोनों सदनों में कई विभागों से जुड़ी संसद की स्थायी समितियों की रिपोर्ट पेश की गई। I rise to present the 297th report on demands for grants
राज्यसभा में 3 मार्च को उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 297वां, 298वां और 299वां प्रतिवेदन पेश किया गया। 297वें प्रतिवेदन में कहा गया है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए MSMI क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार पर जोर दिया जाना चाहिए और इसके लिए शोध धनराशि में इजाफा होना चाहिए। समिति ने 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को 5 खरब डॉलर की बनाने का स्वागत किया। समिति ने 298वें प्रतिवेदन में कहा है कि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केंद्रीय उद्यमियों को वरीयता मिलनी चाहिए। रिपोर्ट में सार्वजनिक निगमों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या कैजुअल पर रोजगार की बजाय नियमित भर्ती को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। वहीं 299वें प्रतिवेदन में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में GST की दर में राहत देने के लिए सुझाव दिया गया है। साथ ही लिथियम आयन बैटरी में आयात शुल्क में कमी करने की जरूरत भी बताई गई है। 5 मार्च को कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की विधायी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में राज्यों के बीच NPR मुद्दों पर आम सहमति बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा क्रिप्टो मुद्रा बाजारों की बढ़ती लोकप्रियता और ड्रग माफिया की ओर से उनके दुरुपयोग पर चिंता जताई गई है। समिति ने विकास को गति देने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए योजना बोर्ड और निवेश एजेंसी बनाने की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ज्यादा फंड के आवंटन देने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खाली पड़े पदों को लेकर समिति ने भर्ती प्रक्रिया के लिए भी सिफारिश की है। विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति वहीं 6 मार्च को राज्यसभा में कई विभागों से जुड़ी संसद की स्थायी समितियों की रिपोर्ट पेश की गई। कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सदन में प्रतिवेदन पेश किया, जिसमें सिविल सेवकों की बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने और रिक्तियों को भरने के लिए कई बदलावों की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने अखिल भारतीय सेवाओं, न्यायालयों, CBI, CVC और CIC जैसे संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की भी सिफारिश की है। खासकर बैकलॉग भर्तियों को जल्द भरने का सुझाव दिया है। समिति ने अदालतों पर खाली पड़े पदों पर चिंता जताते हुए कहा है कि न्यायिक देरी GDP पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। समिति ने लोकपाल की पूरी तरह कार्य करने और एक राष्ट्र एक मतदान सूची का समर्थन किया है। 6 मार्च को ही राज्यसभा में विभाग संबंधी मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपना प्रतिवेदन रखा। इसमें महिलाओं और बच्चों की जनसंख्या को देखते हुए इनके लिए चल रही योजनाओं में फंड की कमी न होने पाए, इसके लिए मंत्रालय के लिए आवंटन बजट को बढ़ाने की सिफारिश की है। महिला सशक्तिकरण और संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को समान प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। 6 मार्च को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आयुष मंत्रालय की 2020-21 की अनुदान मांगों पर प्रतिवेदन पेश करते हुए कई सिफारिशें की। समिति ने आयुष मंत्रालय को कुल स्वास्थ्य बजट का कम से कम 5% देने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चिकित्सकीय पौधों के विकास के लिए बने बोर्ड के लिए अभी भी कार्मिकों की कमी है, जबकि मेडिसिन प्लांट के लिए बोर्ड को आवश्यकता के तहत गठित किया गया था। समिति के मुताबिक एलोपैथी के अलावा आयुष चिकित्सा पद्धति देश में एक मजबूत चिकित्सकीय विकल्प के तौर पर उभरी है। राज्यसभा में विभाग संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 6 मार्च को अपना प्रतिवेदन पेश किया। इसमें परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग समेत कई विभागों की अनुदान मांगों से जुड़ी रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। समिति ने समुद्री अनुसंधान पर विशेष जोर देने की आवश्यकता बताई है। महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसके अलावा सदन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी पेश किया गया। नारायण लाल पंचारिया ने मंत्रालय की साल 2020-21 की अनुदान मांगों से जुड़ी समिति की दूसरी रिपोर्ट पेश की।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सभा पटल पर रखता। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5 मार्च को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में वायरस के खिलाफ 17 जनवरी से तैयारी चल रही है। 4 मार्च तक देश में कोरोना वायरस के 29 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए 15 लैब बनाए गए हैं, जबकि 19 लैब और तैयार किए जा रहे हैं। In our country, as on 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Of these, 3 cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. These include one in Delhi having travel history of Italy and Telangana having travel history from Dubai and contact history from person from Singapore. Both are clinically stable. 6 more cases have tested positive in Agra, Uttar Pradesh, having contact history with the case in Delhi. Required action as per cluster management plan has been initiated. Further, an Italian tourist and his wife have tested positive in Rajasthan. 14 other accompanying tourists in this group and their Indian bus driver tested positive on their return to Delhi. All of them are reported to be stable. A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy and is stable. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मंत्रियों का एक ग्रुप भी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सभी संबंधित विभाग कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. I am daily reviewing the situation. A group of ministers consisting of Minister of External Affairs, Minister of Civil Aviation, and Minister of State for Home Affairs, Minister of State for Shipping, and Minister of State for Health and Family Welfare, chaired by me, have been constituted to monitor the situation. The group of ministers has met 4 times since its inception on 3rd February 2020. Cabinet Secretary is taking regular reviews with all related ministries of Health, Defence, Ministry of External Affairs, Civil Aviation, Home, Textiles, Pharma, Commerce, and other officials, including with State Chief Secretaries. My own ministry is constantly reviewing the evolving scenario. राज्यसभा में 5 मार्च को ही कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिया। मेरे ख्याल में ये कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के ऑफिस भी होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिस के होना चाहिए, और चीफ मेडिकल ऑफिस 6.5 डिस्ट्रिक्ट्स का हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट उनका होना चाहिए 24/7। दूसरा, जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो पब्लिक प्लेसेस, खास तौर से हमारे देश में सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स ने तो आपने सुविधा की, और 2 जगह इस तरह की सुविधा प्राप्त हैं जहां अंदर अनाउंसमेंट हो सकती है और बाहर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। We assure the center of all cooperation to protect the mothers, the children of our country, the mothers of our country, the brothers of our country, and the sisters of our country, and not to get into a situation of panic. For example, to keep the basic and even think about using the public distribution system to try and get stuff out for the mothers, the children, the brothers of the country. That our pharmaceutical industry, which is very large, over the years has become dependent on active pharma ingredients and also intermediates on China. Up to 80% of some critical life-saving medicines
including penicillin and ampicillin and other products. And our own domestic capacities have been mothballed. Will the government now consider reactivating, revamping our own domestic production of these APIs? Suggest the airlines to supply masks to all the passengers, because some international flights are being operated as domestic. Right. So many passengers are not going, and some passengers who are coming maybe. So masks could be given by the airlines, and airports can be maybe sanitized. And the social media, something is being spread, which creates some panic in the minds of the people. So let the Honorable Health Minister or responsible person for the government shall appear on the TVs. जितने बड़े पैमाने पर सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन पैनिक जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जनता के बीच में। देहातों में कहीं ये इस तरह का नहीं है, सिर्फ शहरी मामलों में कुछ शहरों के अंतर्गत ये है। इसलिए विदेशों से आने जाने वालों पर नज़र रखिए, और ये कहीं देहात में जाने वाला नहीं है। हमारी तमाम आयुर्वेद की ऐसी दवाइयाँ वगैरह हैं जो सब कोरोना को भगा देंगी। ज़्यादा लोगों के मन में भय पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। Lead the government to immediately rescue the 721 fishermen, out of whom 400 are from Kanyakumari and my district Tirunelveli. Kindly bring them safe, because they are in the grip of having catching this COVID, and also from Iran coast. That there are many countries in the world which have imposed restrictions on large gatherings as a preventive measure. Now, I don't know whether we have come to such a situation at present, but I think the Health Ministry should be empowered in the event that it reaches such a thing and emergency measures have to be taken, to actually have the right to put restrictions on large gatherings as and when they appear, as a purely precautionary measure. It doesn't fully translate into action. So I think the government must take this initiative to make sure that whatever has been decided translates into action. Ghulam Nabi ji has said that massive awareness needs to take place, so that is important. कोरोना वायरस को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने 5 मार्च को संबंधित मंत्रियों से सभी सुझावों पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की अपील की। Minister for Health, Minister for Railways, Minister for Civil Aviation, Minister for Ayush, and Minister for HRD, please take note of the suggestion that has been given by the members, and then take appropriate action and keep informed the people from time to time. Any other new development can be brought to the notice of the House subsequently, please. We have suggestions from all sides. If any member, please, if any member has got any further suggestion, they can give in writing to me. I will pass it on. My office will pass it on to the concerned ministers. Right. 6 मार्च को कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर उच्च सदन में हुई चर्चा पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह कहा कि सदन में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई, लेकिन मीडिया एक ही हिस्से में इसे अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि यह देशवासियों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सभापति ने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसे अहम विषयों को लेकर मीडिया के साथ ही गौर करेंगे। On my suggestion, after consultation with the leader of the opposition and other friends, the Minister for Health has made a detailed statement about steps that is being taken or taken and will be taken with regard to the spread of coronavirus. And later, honorable members, they also gave their valuable suggestions. But unfortunately, sections of the media, they did not focus on the important issue, and they were shown more interest on making other things as their headlines, ignoring this. Making other things headlines is their line. We can't help it. But ignoring such a vital, important aspect concerning the people of the country, that's not fair. I hope that they will take care in future. राजभाषा समिति के लिए राज्यसभा से एक सदस्य का निर्वाचन 17 मार्च को होगा। इस बारे में उच्च सदन में 4 मार्च को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। राजभाषा समिति के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 मार्च थी, जबकि 12 मार्च तक नामांकन वापसी की तिथि तय की गई है।
17 मार्च को संसद भवन के कक्ष संख्या 63 में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चुनाव प्रस्तावित है। राज्यसभा में 6 मार्च को कार्यवाही की शुरुआत में महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई दी गई। दरअसल 8 मार्च को अवकाश है, इसलिए 6 मार्च को ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में दुनिया भर में हर एक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए बधाई दी। Members, March 8th is the International Women's Day, a day to celebrate the social, economic, cultural and political achievements of women throughout the world and honor their resolute determination and incessant efforts to achieve equality, justice and economic development. It is also a day to reflect upon and ponder over the progress made so far and the impediments that lie in the path of women empowerment. सभापति ने कहा कि भारत में महिलाओं की शक्ति और प्रेरणा का जीवंत इतिहास रहा है। संविधान में बराबरी के अधिकार और हर एक क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों के बावजूद आज महिलाएं सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। Our founding fathers enshrined in the Constitution the ideals of gender equality and women empowerment as fundamental of achieving equal rights and dignity for all. Today, despite women registering remarkable progress on all fronts, gender equality and women's safety still remains elusive. Crimes against women are on the rise, the panacea for which lies not only in increasing the quality of policing and tweaking the criminal justice system, but also challenging and changing the deep-seated mindset prevalent in our society. सभापति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं को समान विधायी अधिकार देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन के हर मंच पर महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। Women should be provided with enough opportunities to serve as legislators in the state legislature and parliament. They also need to be included and consulted in every fora for policy formulation and implementation. This will ensure outcomes which are sensitive to the needs of women and provide ample opportunities for them to prosper and contribute to nation building. In spite of all odds, women of our country have come a long way to make their presence felt at the national and international level. It is our duty to keep up this momentum and continue building upon the progress achieved by women. On behalf of all the members and on my behalf, I place on record the appreciation of the services rendered by the women members of this House and also the women citizens of the country, and I wish them all best. और इसी के साथ संसद इस हफ्ते में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।